नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि हम अपने बचपन को याद करें, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, बस जमीन पर खींची गई उन लकीरों में हमारा बचपन पूरी तरह सिमट गया था। हमें ऐसा लगता था मानो वही तो हमारी दुनिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उन प्राचीन खेलों की जिनमें हमारा बचपन रच बस गया था। भारतीय समाज में खेलों की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है। जब दुनिया में खेलों का स्वरूप विकसित नहीं हो रहा था, उस समय हमारे देश में खेलों का अपना एक समृद्ध इतिहास तैयार हो गया था। जी हाँ, ये खेल थे ग्रामीण अंचलों में खेले जाने वाले कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, पिट्ठू और कंचे। ये ऐसे खेल थे जिसमें व्यक्तिगत भाव से लेकर के एक सामूहिकता का भाव छिपा हुआ था। ये खेल न केवल हमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखते थे, वरन इसके साथ गहरे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भी जुड़े हुए थे। आधुनिकीकरण की इस दौड़ में धीरे धीरे हम इन खेलों को भूलते चले जा रहे हैं। भारत में जो ये पारंपरिक खेल थे, ये क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति के अनुरूप विकसित होते रहे। उत्तर भारत में जहां कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, रस्साकसी जैसे खेल लोकप्रिय हुए, वहीं दक्षिण भारत में मलखम, कलरीपयट्टु, सिलंबम जैसे युद्ध कला आधारित खेल लोकप्रिय रहे। पूर्वोत्तर भारत में थांग ता, सागर माथा रेस और पोलो जैसे खेल बहुत ही रोमांच के साथ खेले जाते थे। इन खेलों का सबसे बड़ा लाभ था हमारे शरीर में एक स्फूर्ति और चुस्ती का भाव जागृत होता था। गिल्ली डंडा खेले, चाहे खो खो, चाहे कबड्डी, इन खेलों में कितना तेज दौड़ना पड़ता था, कितना हमें कंसंट्रेट करना पड़ता था। ये खेल जहां हमें हमारी बॉडी में एक लचीलापन लेकर के आते थे, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आते थे, वहीं एक बैलेंस भी बनाते थे। और सबसे बड़ी बात, हमें तुरंत निर्णय करना पड़ता था, तो इससे हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी विकसित होती थी। क्या उस समय भी इन खेलों में आज की तरह महंगे उपकरण खरीदने पड़ते थे? जी नहीं। अब चाहे आप क्रिकेट की बात करें, टेनिस की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, इन सब खेलों में कितना अधिक पैसा खर्च होता है। आपको इनके रैकेट या बैट या बॉल खरीदनी हो तो कितना अधिक व्यय आपको करना पड़ेगा। इन खेलों में, जो भारत के प्राचीन खेल थे, सामान्य से सामान्य बच्चा, आर्थिक दृष्टि से जो साधन संपन्न नहीं है, वो बच्चा भी इनको कितने उत्साह के साथ खेलता था। वस्तुतः ये खेल मनोरंजन मात्र नहीं थे, बल्कि हमारी संस्कृति के संवाहक थे। कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलते हैं तो सांस रोक करके आत्म नियंत्रण करना की कोशिश करते हैं। मैं या यूं कहूं कि ये कबड्डी जैसा खेल आत्म नियंत्रण का प्रतीक बन जाता था। तो मलखम, मलखम में योग और आपका सामर्थ्य, शक्ति या बल, इसका कितना अद्भुत संगम होता है। इन खेलों के माध्यम से हम अनुशासन की भावना सीखते थे, हम धैर्य और सहनशीलता जैसे मूल्यों को अपनाते थे, और आत्म नियंत्रण जैसे गुण सहज ही खेल खेल में विकसित हो जाते थे। आधुनिक खेलों में जिस प्रकार से आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है, संसाधनों की अधिकता की आवश्यकता होती है, लेकिन इन पारंपरिक खेल इन सारे संसाधनों से कहीं दूर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में बच्चों के पास समय कहाँ है। पारंपरिक खेल घर, परिवार, स्कूल सभी जगह से उपेक्षित हो रहे हैं। जिस तरह से तेजी से शहरीकरण बढ़ा है, खुले मैदान हमें नहीं मिल रहे हैं। ऐसे दौर में पारंपरिक खेलों के प्रति उस रुझान को हम कैसे विकसित करें? स्वाभाविक रूप से हमारे अभिभावकों का ध्यान उन्हीं पश्चिमी पद्धति पर आधारित स्पोर्ट्स पर अधिक होने लगा है।
और हमारे ये पारंपरिक खेल हाशिए पर चले गए। अधिकांश स्कूलों में जो हमारे पाठ्यक्रम हैं खेलों से संबंधित, उनमें भी इन पारंपरिक खेलों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हो सकता है आज की इस नई पीढ़ी में तो उन खेलों के नाम तक नहीं पता हो। कुछ समय से प्रयास किए जा रहे हैं कि इन पारंपरिक खेलों को नया जीवन दिया जाए। कबड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी महत्ता स्थापित की है। जिस प्रकार से जो हमारे वेस्टर्न गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट आदि, उनमें जिस तरह से प्री लीग जैसे टूर्नामेंट शुरू हुए हैं, वैसे कबड्डी में भी इसकी शुरुआत हो गई है और बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनको एक तरह से स्पॉन्सर किया है और लोकप्रिय बनाया है। कुछ सरकारों ने खो खो और मलखम और गिल्ली डंडा जैसे जो खेल हैं, इनको भी प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2011 उसने और साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारा प्रारंभ हुआ है, इन योजनाओं ने इन पारंपरिक खेलों को निश्चय ही प्राथमिकता में रखा है। इसी तरह से कुछ निजी शिक्षण संस्थान और स्वयंसेवी संगठनों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर ये खेल भी अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएंगे, क्योंकि ये खेल तनाव को झेलते हैं, ये खेल तनाव को कम करते हैं और हमारा ध्यान एक तरह से उसको और अधिक बल देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ये खेल डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि जो पारंपरिक खेल हैं बच्चे को उस स्क्रीन की दुनिया से बाहर लेकर के आते हैं, प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, दूसरे बच्चों के साथ जोड़ते हैं, उनकी भावनाओं के साथ जोड़ते हैं और इसका बड़ा लाभ है, एक सामाजिकता का विकास होता है। ये खेल पर्यावरण के बहुत अनुकूल है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, किसी प्रकार का प्लास्टिक या ई कचरे का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली गेम्स है। इसलिए आवश्यक है कि इन खेलों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए। हमारे जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की कक्षाएं हैं, इनमें पारंपरिक खेलों को, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलती हैं, उनके साथ यदि जोड़ा जाए तो इन खेलों को जीवन दान मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, पारंपरिक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाए, जिसमें इन खेलों को हम और अधिक लोकप्रिय बनाएं और इन खेलों में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें हम पुरस्कृत करें, सम्मानित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को मंच मिलेगा, जो इस प्रकार का प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, उन्हें कहीं मंच मिलेगा और कहीं किसी न किसी रूप में इन खेलों को मीडिया के माध्यम से भी कवरेज मिलेगी, तो निश्चय ही इनको जीवन दान मिलेगा। गांव और मोहल्ला स्तर पर भी इन खेलों को यदि हम खेलेंगे तो ये कितना सुरक्षित माहौल बच्चों को ये देते हैं और कितने सुविधाजनक है। इसलिए ये पारंपरिक खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने के आधार नहीं है, बल्कि ये तो हमारी संस्कृति और विरासत और समाज के जीवंत दस्तावेज है। इनका संरक्षण हमारे लिए एक कर्तव्य है। ये एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम कुछ नया कर सकते हैं। सरकार पर और शैक्षिक संस्थानों पर दबाव डाल सकते हैं, वह इन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रभावी नीतियां बनाए। आइए कुछ खेलों की चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं कबड्डी की। कुछ वरिष्ठ मित्रों के मस्तिष्क में अभी भी कबड्डी का नाम लेते ही शब्द गूंजते होंगे, कबड्डी 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 कबड्डी। किस तरह से एक पाले से खिलाड़ी निकलकर दूसरे पाले में जाता है और कबड्डी 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 कहता हुआ जो प्रतिद्वंदी टीम है उसके खिलाड़ियों को छू करके वापस अपने पाले में आता है और दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो उस पर झपटते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं और यदि उसको पकड़ लिया और उसकी सांस टूट गई तो वो आउट है। और यदि उसने अपनी सांस को बनाए रखा, कबड्डी 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 बोलता रहा और उस लाइन को छू लिया, तो जितने खिलाड़ियों ने उसे पकड़ा था
वो सारे आउट हो जाते हैं। कितना सुंदर खेल है। बिना सांस रोके दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर सुरक्षित तरीके से आप वापस आ जाएं। यह खेल अनेक राज्यों में लोकप्रिय है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, न जाने कितने राज्यों में ये खेल लोकप्रिय है। और अब जैसा मैंने कहा कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। खो खो यह दौड़ भाग आधारित एक टीम गेम है, जिसमें एक टीम दौड़कर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करती है। एक खिलाड़ी पीछा करता है और सहयोगी लाइन में जो बैठे हुए खिलाड़ी हैं वो उसे दिशा को बदलने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। यह खेल भी महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में खेला जाता है। यह खेल भी त्वरित निर्णय क्षमता, सामूहिक रणनीति और हमारी चुस्ती फुर्ती को भी विकसित करता है। गिल्ली डंडा, वाह क्या ये खेल है। ये भी एक छोटी सी गिल्ली बनाते हैं और एक लंबी लकड़ी का डंडा, उस डंडे पर आप एक उस पर उस गिल्ली को रख करके उस खिलाड़ी को, वो जो खिलाड़ी खेलता है वो उछाल करके उस गिल्ली को दूर तक फेंकता है और जो दूसरा खिलाड़ी है वो उसे कैच करने की कोशिश करता है या पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह से गिल्ली डंडा भी अपने जमाने का एक लोकप्रिय खेल है। ये कैसे आपको संयम सिखाता है, आपकी आंख और हाथ के समन्वय को निर्धारित करता है और प्रकारांतर से आपके शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखता है। कंचे, मुझे याद है अपने बचपन में जब दोनों जेबों में हम कंचे भर के ले जाया करते थे खेलने के लिए। छोटी छोटी कांच की गोलियां जिससे हमें अपने लक्ष्य को भेदना पड़ता था। जब हम कंचे खेलते थे तो एक कंचे से दूसरे कंचे को या तो हाथ से मारना पड़ता था या नीचे हाथ रख के इस तरह से हमें खेलना पड़ता था। और उन कंचों को यदि हमने मार दिया तो हम जीत गए, वो कंचा हमारा हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे कंचे अपने झोली में डाल देते थे या हमारी झोली से वो कंचे निकल जाते थे, हार जाते थे। इस खेल में धैर्य, कितने धैर्य से आप निशाना लगा रहे हैं या मार रहे हैं, कितना आपकी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, लक्ष्य को साधना। जैसे एक धनुर्धर अपने लक्ष्य को देखता है, वैसे यहाँ भी आप अपने लक्ष्य को देखते हुए उस कंचे को मारते हैं। आपके लक्ष्य साधने की क्षमता विकसित होती है, एक दूरदर्शिता विकसित होती है। टग ऑफ वॉर, रस्सा कश्ती का नाम किसने नहीं सुना। एक रस्सी के दो सिरों पर दो टीमें होती हैं जो उस रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती हैं और जो टीम खींच करके दूसरी टीम को केंद्र में ले आती है, सीमा रेखा पार करवा देती है, वह टीम विजयी होती है। भारत के हर राज्य में यह खेल खेला जाता है। यह खेल भी शक्ति संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। फिर सामूहिक प्रयासों से कैसे हम टीम भावना को विकसित करते हैं, यह खेल उसका उदाहरण है। मलखम एक लकड़ी का खंबा होता है, उस पर वो खिलाड़ी जो मलखम सीखता है, करता है, वो जैसे अपने शारीरिक कर्तव्य दिखाता है। अद्भुत, आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। किस तरह से विभिन्न योग मुद्राओं के माध्यम से वो उस खंबे पर चढ़ कर के विभिन्न मुद्राओं में अपना प्रदर्शन करते हैं, वो अद्भुत है अपने आप में। किस तरह से आप अपने शरीर को लचीला बनाते हैं, कैसे अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को कायम करते हैं। और आज तो मलखम मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों का राष्ट्रीय खेल बना हुआ है। सिलंबम, यह खेल तमिल युद्ध कला पर केंद्रित है, जिसमें लाठी और तलवार जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग होता है। एक खिलाड़ी लाठी से विरोधी के वार को रोकते हैं और फिर उस पर वार करते हैं। तमिलनाडु में यह विशेष रूप से खेल और यह कला अभी भी जीवित है। तो कैसे आप आत्मरक्षा करेंगे और युद्ध कला को सिखाएंगे। हालांकि अब उस तरह की युद्ध नहीं होते हैं, अब तो आप अपने घर में बैठे बैठे जो दूसरा देश है उसके जो ठिकाने हैं वहां पर वार करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी यह खेल अपने जमाने का एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है और अभी भी उसके प्रदर्शनों को हम देख सकते हैं। कल्लारी पैटट्टू
यह भी दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में एक माना जाता है। इसमें शरीर का पूरा उपयोग करते हुए विभिन्न मुद्राओं और शारीरिक चपलता से हम इसका प्रदर्शन करते हैं। यह खेल केरल के अंदर काफी प्रचलित है। यह भी आपकी शारीरिक चपलता, चंचलता, आत्मरक्षा और आंतरिक संतुलन सिखाता है। चौपड़ यह एक बोर्ड गेम है जिसमें कोड़ियों या पासों को चल करके हम मोहरों को चलाते हैं। घर पहुंचाने की प्रक्रिया में इसमें रणनीति और गणना का प्रयोग होता है। यह खेल गणनात्मक क्षमता, रणनीति और धैर्य सिखाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बंगाल आदि राज्यों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। पिट्ठू या सितोलिया, 7 पत्थर, यह खेल भी किसी जमाने में बहुत लोकप्रिय रहा था। हम 7 पत्थर जो चिपटे होते हैं, बड़े और बड़े से होकर छोटे होते हैं सामान्यतः, एक बड़ा नीचे होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस प्रकार से 7 पत्थर की हम एक छोटी सी मीनार बना देते हैं। फिर एक टीम जो होती है वो सामने खड़ी रहती है और दूसरी टीम का खिलाड़ी, प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी, एक निर्धारित स्थान पर उसे एक बॉल दी जाती है और वो उस बॉल को उस पत्थरों की 7 पत्थरों की मीनार पर मारता है और उस मीनार को उसे गिराना होता है। और मान लीजिए उसने वो मीनार उसके टच नहीं हुई और ठप्पा खा के उस खिलाड़ी ने कैच कर ली तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। और यदि वो सितोलिया या वो जो पत्थर हैं उस पे बॉल टच हो गई और पत्थर गिर गया और उसके बाद विपक्षी खिलाड़ी ने वो बॉल को कैच कर लिया तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। उसके बाद इस खेल का रोमांच शुरू होता है जब पत्थर गिर जाते हैं और बॉल छिटक के कहीं दूर चली जाती है। तब एक टीम के खिलाड़ी जिन्होंने उस मीनार को गिराया है वो उसको वापस जमाने की कोशिश करेंगे और दूसरी टीम के खिलाड़ी उस बॉल से किसी भी, वो जो खिलाड़ी जमा रहा है, सितोलिया एक के ऊपर एक रख रहा है, उसको वो बॉल की मारेंगे। यदि बॉल उसको छू गई तो वो आउट हो गया और उसने यदि उस मीनार को वापस बना दिया तो उनके पॉइंट बन गए। इस प्रकार यह खेल बहुत ही रोमांच पैदा करता था। और देखिए इसमें भी वो भावना है किस तरह से आप टीम वर्क, कैसे टीम को संचालित करेंगे, कैसे अपनी रक्षात्मक रणनीति बनाएंगे और कैसे फुर्ती से फटाफट फटाफट उस, मतलब आप निर्णय भी कैसे करेंगे, बॉल कहाँ है उसको भी ध्यान रखना है, बॉल से बचना भी है और 7 पत्थरों को वापस आपको जमाना भी है। और दूसरे जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि वो बॉल, वो जो पत्थर है उनको जमा नहीं पाए और उनको आउट कर दे। बहुत ही रोचक खेल अपने जमाने का ये रहा है। और मुझे तो यदि मैं अपना जब बचपन याद करता हूँ तो न जाने कितनी यादें हमारे आंखों के सामने से गुजरने लगती हैं। इन पारंपरिक खेलों का यह वैविध्य दिखाता है कि भारतीय समाज में किस तरह से खेलों को महत्व दिया गया। यह खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे जीवन के मूल्य, संस्कार, सहयोग के माध्यम बन गए। हर क्षेत्र की अपनी अपनी शैली, अपने अपने नियम, अपनी अपनी परंपराएं, यही तो हमारा सांस्कृतिक वैविध्य है। आज आवश्यकता है इस अनमोल विरासत को फिर से हम पुनर्जीवित करें, इसे फिर से अपनाएं। स्कूलों में, हमारे समुदायों में, कम्युनिटीज में, हमारे जो सोशल आयोजन होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, क्यों नहीं हमें उन फेस्टिवल्स में इन खेलों को प्राथमिकता के साथ खेलने के लिए इस पीढ़ी को मौका देते हैं। पारंपरिक भारतीय खेलों की सूची बहुत समृद्ध है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो प्राचीन काल में लोकप्रिय थे किंतु आज डिजिटल पीढ़ी के सामने ये खेल लगभग लुप्त हो गए हैं। चौसर, यह भी बुद्धिमत्ता रणनीति का खेल है जिसमें 4 खिलाड़ी एक चौकोर बोर्ड पर कोड़िया या पासों से खेलते हैं। महाभारत काल में यह खेल प्रचलित था। आपने सुना होगा कौरव और पांडवों के बीच ये चौसर हुआ था, कैसे जुआ खेला था उन्होंने। अब तो यह खेल कहीं दुकान या मेलों में देखते हुए आप मिल जाए, बाकी आपको इस तरह खेलों के दर्शन नहीं होंगे। कैसे रणनीति बनती है, कैसे धैर्य और चतुराई से उस खेल को विकसित किया गया था। छुपन छुपाई, जिसको आज की पीढ़ी हाइड एंड सीक कहती है। एक खिलाड़ी, एक आप निश्चित स्थान निर्धारित कर देते हैं। मुझे तो याद है हम अपने जमाने में 2-3 घर तय कर देते थे। उन घरों में कोई पीछे छिप गया, कोई किसी
दीवार के पीछे छिपा हुआ है, कोई किसी पेड़ पर चढ़ गया है, ऐसे अपने अपने ढंग से हम अपनी जगह ढूंढ लेते थे। तो जो छिप जाते थे खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी सबको ढूंढता था, दौड़ता था इधर से उधर और थप्पी लगाते थे। यदि किसी ने पीछे से आके उसके थप्पी लगा दी तो फिर वो आउट हो गया, उसको वापस जाना पड़ेगा अपनी बाजी देने के लिए। हाइड एंड सीक भी खेल बहुत लोकप्रिय रहा, लेकिन अब जगह की कमी और हमारी जो प्राइवेसी के नाम पर हमने उन वर्चुअल गेम्स को प्राथमिकता दे दी, और इस तरह के खेल सार्वजनिक रूप से अब लगभग हमें नहीं दिखाई देते हैं। अनुमान लगाने की जो कला है, ये सीखते थे कि वो वहां छिपा होगा, ये संभावना हो सकती है। आपका स्मृति कहाँ कहाँ छिपने की संभावनाएं हैं, और साथ में भागदौड़ करना, बचना, उस थप्पी से बचना, यही सब तो कलाएं सीखते थे हम। सागर गोटा या 5 गोटियां, 5 स्टोन भी कहते हैं इसको, हथेली की सहायता से 5 छोटे छोटे पत्थरों को हवा में पकड़कर फेंकने वाला गेम, हवा में फेंक कर पकड़ने वाला खेल, यह भी महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल आदि कई शहरों में प्रचलित खेल है। शहरीकरण ने बच्चों के इस कौशल से उन्हें कितना दूर कर दिया है। हाथ और आंखों का समन्वय और आपका मनोबल इसी से तो बढ़ता था। लट्टू, एक लट्टू को आपने रस्सी की सहायता से बांध दिया और फिर उस रस्सी को आपने ऐसे फेंक करके उस लट्टू को चलाया। अब कौन खेलता है ऐसे खेल? अब ये खिलौनों की दुकान पर आपके डेकोरेशन पीस के रूप में मिलेगा। गतिशीलता, हाथ का कौशल और समझदारी, यही भाव तो इससे विकसित होते थे। पासों की सहायता से एक बोर्ड गेम है जिसका नाम सांप सीढ़ी भी है। पासों की सहायता से एक बोर्ड गेम खेला जाता था जिसे आप सांप सीढ़ी कहते हैं, जिस सांप से नीचे गिराते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। यह धर्म, पाप, पुण्य के प्रतीक के रूप में खेला जाता था। मोबाइल ऐप में इसके संस्करण आ गए हैं, लेकिन पारंपरिक बोर्ड, उसका अपना एक अलग रोमांच है, और प्रकारांतर से जीवन के उतार चढ़ाव की शिक्षा भी तो ये खेल देता था। एक खेल था अष्टचंगा या नंदी बिल्ला, लकड़ी के पत्थर की सहायता से विभिन्न पंक्तियों पर कूदते हुए पार करना। अब कुछ ग्रामीण उत्सवों तक ही ये खेल सीमित रह गए। रस्सी कूदना, किसी पेड़ की शाखा या लकड़ी पर झूलते हुए, गाना गाते हुए लहराते रहते थे। रस्सी पे वो कैसे झूलते थे, पेड़ पे लटका दी, उस पे खड़े हो गए और फिर तेजी से उस पर वो झूल रहे हैं, एक झूला डाल करके। बच्चों के लिए पेड़ नहीं मिलते हैं, पेड़ों की जगह, झूलों की जगह उनके हाथों में मोबाइल आ गए हैं। वो खेल हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाते थे, प्रकृति से कुछ सीखने की प्रेरणा देते थे। मौसमी उत्सव में हम उस दौर को कहीं जीने की कोशिश करते थे। अब बच्चे उस डिजिटल स्क्रीन तक सीमित रह गए हैं। कहाँ गई वो जीवंतता, कहाँ गए वो बौद्धिकता से भरपूर हमारे पारंपरिक खेल, कहाँ गए वो हमारे पारंपरिक खेल जो हमारे स्वास्थ्य, समाज और संस्कृति के पुनरुद्धार के आधार बनते थे। स्कूल, समाज, मेले, ठेले और डिजिटल माध्यमों के सहयोग से क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इन खेलों को पुनः जीवित करेंगे? ये खेल हमारे पारंपरिक खेल नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी की वो खुशबू है। हमें याद है वो दौर जब खेलते खेलते हम जमीन पे गिरते थे, तो हमारे मित्र और हम स्वयं भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। कितना आनंदित होते थे, उल्लसित होते थे उन खेलों को खेल करके। जमीन पर चौकोर खांचे बना करके, उसमें भी एक पैर और दो पैर से कूदने वाला खेल, हम तो उसे पैलदूज कहते थे। किसी जमाने में बहुत लोकप्रिय रहा है वो खेल। हम एक इस तरह की लाइनें खींची, वो 7 उसमें खांचे होते थे और एक पत्थर होता था हमारे हाथ में, या जिसे गोटी कहते हैं आप। पहले एक खोचे में डालेंगे, फिर हमें जंप करके लंगड़ी टांग से दूसरे पाले में कूदना पड़ता था। इस तरह से कुछ नियम थे उनके। बड़ा आनंद आता था हमें तो। जब मूड हुआ खेलने चले गए, जहां थोड़ा सा पक्का फर्श मिला
वहां हमने चौक से लाइनें खींच दी, या कोयले से भी लाइन खींचते थे, और मिट्टी है तो वहां लकड़ी लेकर के थोड़ा सा हम वहां पर लाइन खींच देते थे। तो कई तरीके हमने उस समय विकल्प थे इन खेलों को खेलने के लिए। जिस तरह से हम जमीन पर ये लाइनें खींचते थे चौक से या मिट्टी से, इन लकीरों में हमारे बचपन की उड़ान छिपी होती थी। एक पैर पर खड़े होकर हम संतुलन बनाते थे और ऐसा लगता था कि हमारे भावी जीवन की तैयारी है। बिल्कुल, भारत में आज ऐसे अनेक पारंपरिक खेल हैं जो बिना किसी महंगे साधन के जमीन, लकड़ी, पत्थर या अपने दमखम पर हम खेलते थे। ये खेल बचपन की मासूमियत, सामूहिकता और रचनात्मकता के प्रतीक रहे हैं। मैं वो खेल भी नहीं भूला हूं जिसे हम लंगड़ी टांग कहते थे। एक पैर को मोड़कर एक पैर पर दौड़ते हुए एक निश्चित स्थान, सीमित स्थान होता था, उसमें हम दौड़ करके दूसरे खेल जो हमारे साथी है उसको छूते थे, पकड़ते थे। कितना आनंद आता था, कितनी फुर्ती चाहिए, आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं, कितना आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, कितना आपका सामर्थ्य, सहन शक्ति होनी पड़ेगी। अब कभी छोटे छोटे गांवों में कहीं आप खेल देखते हुए मिल जाएं इस तरह के, फिर आपको याद होगा थोड़ा जमाल शाही गेम। एक खिलाड़ी पीछे मुंह करके बैठता है और बाकी खिलाड़ी सवाल पूछते हैं या पासा पास करते हैं, और जवाब देने पर कोड़ा चलाने का नाटक भी करते हैं। उद्देश्य मनोरंजन, हास्य, मन की चंचलता और साथ में दौड़ भाग। राजस्थान, यूपी, एमपी आदि कई जगह ये खेल खेला जाता है। और याद है आपको चोर सिपाही? बच्चों की दो टीम बनती थी, एक चोर एक सिपाही, और सिपाही चोरों को पकड़ता था। फिर इससे जुड़ा हुआ है आपकी निर्णय क्षमता और टीम भावना। खेल भी खेला होगा हमारे बड़े या बड़े भाइयों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने। 4 या 5 लोग मिलकर पर्चियों से राजा, मंत्री, चोर, सिपाही बनाते थे और चोर को पहचानने का खेल खेलते थे। आपकी एक मनोवैज्ञानिक निरीक्षण शक्ति, स्मृति, चालाकी का प्रशिक्षण इन खेलों के माध्यम से मिल जाता था। अब तो कभी कभार किसी कक्षा में अध्यापक खिला ले तो खिला ले ये खेल, बाकी लगभग ये दुर्लभ होते चले गए। आंख मिचौली, ये खेल भी आपको याद होगा, जब एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी दी जाती थी और बाकी खिलाड़ी आवाज करते थे ताकि वो उधर ही दौड़ करके उन्हें पकड़े। स्पर्श और श्रवण इंद्रियों का विकास होता था। पूरे देश में ये खेल एक दौर में खेला जाता था। एक और खेल है ठप्पा, रंग पकड़ो या रंगाचू। एक बंदा रंग बोलता है और बाकी खिलाड़ी उसी रंग की किसी वस्तु को छूते हैं। रंगों की पहचान, कितने सजग सतर्क हैं। त्वरित निर्णय से उसने कहा ग्रीन, तो आपने देखा आपके आसपास कोई प्रकृति का पेड़ या कुछ इस तरह का है तो आप वहां पर पहुंच गए। उसने कहा व्हाइट, तो आपने देखा व्हाइट क्या चीज है आपके आसपास, किसी मकान का व्हाइट रंग है, वहां पहुंच गए। उसने कहा ब्लैक, तो आपके आसपास कोई साइकिल पड़ी है तो साइकिल का काला रंग। तो प्राइमरी क्लास के बच्चों को हम खिलाते थे ताकि उनका रंग बोध जागृत हो। कितना सुंदर खेल, बच्चे कितने आनंदित होते थे उसमें। और नदी पहाड़, जमीन पर 2 क्षेत्र बनाए जाते थे, एक नदी और एक पहाड़। और एक खिलाड़ी कहता था कि आप इस क्षेत्र में खड़े हैं, जो गलती करे वो आउट। उसे हम दूसरे रूप में भी खेलते, ऊंच और नीच। हम तुम्हारी ऊंच पर, आप किसी पहाड़ अर्थात ऊपरी स्थान पर हैं, और जैसे ही आप जंप करके नीचे आएंगे हम तुम्हारी नीच पर, तो नीच का मतलब जो नीचे का स्थान है वहां आ गए, और यदि आपको उसने टच कर लिया दौड़ेगा आपको पकड़ने के लिए। आप यदि पकड़ में आ गए तो आउट, आपको तुरंत भागना है अपने स्थान पर, और जो नीचे की तरफ है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो कहीं इसको ऊंच नीच कहते हैं तो कहीं इसको नदी पहाड़ कहते हैं। बच्चों के बीच में मौखिक खेल के रूप में भी ये बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है। जैसा मैं बार बार मैंने कहा, इन खेलों में कोई खर्च नहीं, छोटी सी जगह आपको चाहिए। कितना मेल मिलाप है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास कितना होता है। आप कितना खुश और आनंदित होते हैं जब घर में घुसते हैं
तो बड़े उल्लास के साथ अपने पेरेंट्स के साथ उस उमंग को हम शेयर करते थे। आज की पीढ़ी इन सब से अनजान है। यही हमारे सांस्कृतिक घाटे का दुर्भाग्यजनक सौदा है। इन खेलों को पुनर्जीवित करने में मीडिया की अपनी बड़ी भूमिका है। डिजिटल युग में विदेशी खेल, मोबाइल गेम्स और ई स्पोर्ट्स का बोलबाला है। ऐसे में हमारे इस परंपरागत प्राचीन खेल संस्कृति को बचाना समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमें अवेयरनेस बिल्डिंग का काम करना पड़ेगा, जागरूकता का निर्माण करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति और शरीर सौष्ठव के साथ साथ हमारी सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है इन खेलों का संरक्षण। हम टीवी चैनलों पर विशेष डॉक्यूमेंट्री और फीचर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स पर हम ऐसी खेल श्रृंखलाएं प्रारंभ कर सकते हैं। रेडियो पर इस प्रकार के परंपरागत खेलों पर विशिष्ट कार्यक्रम हो सकते हैं। अब तो देश के कुछ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के कोर्स शुरू हो रहे हैं। वहां प्राथमिकता के आधार पर इन खेलों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी इन खेलों को बारे में जानकारी दी जाए ताकि कहीं ये फिर एक तरह से लोकप्रिय हो। इस तरह के खेलों को समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी की रिपोर्टिंग का हिस्सा यदि हम बनाएं तो शायद ये खेल लोकप्रिय हों। बल्कि मुझे तो लगता है इन खेलों पर शोध होनी चाहिए। ये हमारे शैक्षणिक अध्ययन के हिस्से बनने चाहिए। तो मित्रों, ये छोटी सी टिप्पणी थी हमारे इन पारंपरिक खेलों पर। हम उम्मीद करते हैं कि इस विस्मृत होती हुई परंपरागत खेल परंपरा को हम सभी मिलकर के सहेजेंगे, संरक्षित करेंगे। आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं और हमारी इस बाल पीढ़ी को इन्हीं खेलों के माध्यम से उनकी बाल सुलभ चंचलता को कायम रखते हैं। उसमें हमारे उन सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य बोध को विकसित करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।